और भगवान राम के मंदिर चाहने वालों को गोलियां मिली। एक ऐसा नेता आया जिसने ना गोली चलने दी, जिसने ना कर्फ्यू लगने दिया। भारत एक खोज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। नारायण जी, जिस तरीके से विपक्ष का आजकल कहना है कि मोदी जी का परिवार नहीं है और मोदी जी परिवार के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपका क्या मत है इसको लेकर? मोदी जी की 140 करोड़ जनता परिवार है। एक पहला नेता है जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने कुनबा के लिए ना जीकर 140 करोड़ लोगों के लिए जीता है और उनके बारे में सोचता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि उनका परिवार नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ परिवार के लिए बेईमानी करते हैं, परिवार में ही पार्टियों को बढ़ाते हैं। एक आदमी दल से भी बड़ा, दल से भी ज़्यादा देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सोचता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम सब आदरणीय मोदी जी के परिवार हैं। अगर मैं बात करूं कि आपका जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक करियर है, वो एक आंदोलन के बाद शुरू हुआ। एक आंदोलन से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, तो उस आंदोलन के साथी आज आपके साथ नहीं हैं, आप उनका सबका साथ छोड़ चुके हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि आपने उनका साथ छोड़ दिया? नहीं, मैंने आंदोलन के साथियों का साथ नहीं छोड़ा। जो आंदोलन के साथी थे, जो एक ईमानदार राजनीति में जुड़े थे, उनको सब एक एक करके उनको अलग कर दिया। आपको पता होगा, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी, वो सारे साथी। आंदोलन कुछ बदलाव के लिए बनाया गया था। आंदोलन राजनीति को बदलने के लिए बनाया गया था। आंदोलन से एक राजनीतिक दल जब बना तो सबकी उम्मीद थी, देश की आवाम की भी उम्मीद थी, हर कार्यकर्ता की उम्मीद थी, हर उस शख्स की उम्मीद थी कि ये राजनीति में कुछ बदलाव करेंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोगों को लगता हो तो बताइए। जो दल ईमानदारी के नाम से पैदा हुआ था, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, अपनी पहचान थी, जीरो टॉलरेंस ऑफ भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन के मूवमेंट पर जिस पार्टी का जन्म हुआ था, आज सबसे ज़्यादा अगर हमारे नेता, जिस पार्टी के नेता, जिस दल आंदोलन से जो पार्टी बनी थी, तो सबसे ज़्यादा नेता आज उसी नेता ज़्यादा भ्रष्ट हैं और जेल में बंद हैं। नहीं, मैं ये तो अभी तो वो कोर्ट बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीका के आरोप लगा के हम बने थे, वो आरोप आज हमारे ऊपर लग रहे हैं। और उसके बाद भी हम देश की लड़ाई और आंदोलन की लड़ाई और हमसे मतलब आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी। जी, नारायण जी, आप 5 वर्ष तक बदरपुर विधानसभा की जनता ने आपको चुना, आप क्षेत्र की सेवा कर रहे थे। तो आपका 5 वर्षीय जो राजनीतिक जीवन रहा, एक विधायक के तौर पे आपने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे क्षेत्र में विकास की बात की जा सके? और आपके राजनीतिक जीवन को अगर मैं केवल 5 वर्ष में देखना चाहूँ तो क्या देखते हैं हम कि 5 वर्ष में कौन कौन से ऐसे विशेष काम हुए हैं? देखिए, वैसे तो बदरपुर विधानसभा के अंदर जब हम जीत कर आए थे, हमसे पहले आदरणीय बदूड़ी जी भी यहाँ विधायक थे, राम सिंह नेताजी भी थे, और सबने अपने अपने हिस्से का वर्क किया था। रही बात उपलब्धि की, तो मैंने सबसे पहला तो जो वीआईपी कल्चर होता था, पॉलिटिशियन से बड़ा इजीली नहीं मिल सकता था आदमी, तो टफ रहता था, तो मैं तो उनके बीच में रहा। दूसरा, अगर आप देखेंगे, मेरे क्षेत्र में जब मैं जीत कर आया था तो कोई भी पार्क नहीं था। 2015 में जब मैं जीता था विक्रम जी, तो 37 में कुछ लोग अगर जिनको डॉक्टर लिख देता था कि आपकी शुगर है, आपको बीपी है, आपको सुबह वॉक करनी है, तो वो लोग फिर जाकर 37 में, और वो भी वहाँ जाकर भी आपको शायद दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। बड़ी मुश्किल से आपको उस पार्क में एंट्री मिलती थी, वो भी फीस के द्वारा। तो जब हम जीत कर आए तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी
जो ज़मीनें बची हुई हैं उनमें पार्क डेवलप किया जाए। तो कुछ अड़चनें भी आई, जनता ने भी बड़ा सहयोग किया, तो पार्कों की तरफ हम आगे बढ़े, तो आज वो पार्क बने हुए, उसमें आदरणीय बिदुड़ी जी ने भी फिर उस काम को आगे बढ़ाया है। दूसरा, मेरे एरिया में अगर कोई बड़ा फंक्शन करना होता था तो 1-2 लाख रुपया में किसी का गार्डन बुक कराने के बाद ही आप अपनी बेटी की शादी या कोई फंक्शन करते थे। ऐसा कोई बारात घर नहीं था जिसमें अच्छे फंक्शन हो सकें, तो उसके लिए एक बारात घर बनाया। आपने देखा होगा महाराज कृष्ण भवन के नाम से एक बारात घर बनाया है। नहर वाला रोड टूटा पड़ा था जब हम जीत कर आए थे, 17 साल से टूटा पड़ा था। मैं दोष किसी नेता को नहीं दूंगा, लेकिन इस तरीका का एक सिस्टम था कि वो लैंड जो थी वो यूपी की थी, यूपी इरिगेशन की ज़मीन। इरिगेशन की ज़मीन थी, और रास्ता और रोड हमारी पब्लिक के लिए था। तो लखनऊ से पैसा लाकर लगाना बड़ा टफ था, तो उस काम को भी कर हमने इम्प्लीमेंट किया और वो रोड बना दिया। एक 3.5 किलोमीटर की दीवार बनाई, एम ब्लॉक के अंदर एक बारात घर बनाया। खड्डा कॉलोनी के अंदर एक लैंड थी जिसमें कभी पूर्व की सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने उद्घाटन किया था। स्कूल नहीं बन पाया था तो स्कूल को भी हमने बन पाया। पुस्ता वाले रोड को चौड़ा किया। हमारे क्षेत्र में पानी का भी बड़ा क्राइसिस रहता था, तो एक बूस्टर का भी बाईपास रोड पर बूस्टर भी बनाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन ये बड़ी बड़ी समस्या थी। जाम बहुत बड़ा इशू था मेरे क्षेत्र में जब मैं आया था। हाँ, हमारा खुद का भी अनुभव रहा कि जब हम इस क्षेत्र में आते थे या किसी काम से या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मिलना होता था तो एक लंबा जाम हमको यहाँ पर फेस करना होता था। और अब शायद जाम में कुछ सुधार, मतलब थोड़ा सा उसमें जो हम रोड तो फिर चौड़ी नहीं कर पाए उसको, क्योंकि उस वक्त ये एनटीपीसी चालू था, लेकिन उसमें डिवाइडर लगाने के बाद जैतपुर मोड़ का जाम ख़त्म किया। ईजिली आप जा सकते हो, कोई जाम लगता नहीं है। एक मीठापुर चौक पर गोल चक्कर बनाने के बाद भी उसको जाम से मुक्ति मिली। दूसरा, डाइवर्सन थोड़ा सा जब रोड स्मूथ हो गई थी तो नहर से भी लोग जाने लगे थे। तो ये चीज़ें थी। ये छोटा सा कार्यकाल था। 5 साल क्या 2-1.5 साल तो आपको समझने में लगते हैं जब आप नहीं जी। अगर क्षेत्र की जनता आपको दोबारा से विधायक के तौर पर चुनती है तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप अब करना चाहते हैं, अपने पिछले कार्यकाल में छूट गए थे? कोई ऐसा विशेष काम है जो आप करना चाहते थे और कर नहीं पाए? तो ऐसा कोई काम आपके दिमाग में आता हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अब बीजेपी परिवार से जुड़ा हूँ, मोदी के परिवार से जुड़ा हूँ, तो मैं ये इच्छा लेकर नहीं आया हूँ कि मैं विधायक बनूँ। मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, 5 साल मैंने जनता की सेवा करी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, क्योंकि मुझे जो टाइम पीरियड था मेरा बहुत छोटा था, स्मॉल था। अगर और मिला होता तो कुछ चीज़ें और बेटर हो सकती थी। जैसे ये 28 एकड़ ज़मीन है जिसको ये खान कहते हैं, हम गड्ढा कहते हैं। हाँ, जो आपके कार्यकाल से भरनी चालू हुई और काफ़ी हद तक वो शायद भर भी गई है। तो इसके अंदर कम से कम एक कॉलेज बेटियों के लिए, क्योंकि हम सब गांवों से आए हुए लोग हैं और परिस्थितियों को देखते हुए हम अपनी बच्चियों को 12th तक पढ़ा लेते हैं। फिर जब वो कॉलेज जाते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि हमारी बच्ची कैसे जाएगी, कैसे आएगी। बड़ा कई बार आदमी डिस्टर्ब सा रहता है आजकल के माहौल को देखकर। तो मेरे दिमाग में ये था, और मैंने 1-2 बार विधानसभा के में भी अपना एक क्वेश्चन लगाया था कि मैं मेरे क्षेत्र के अंदर लैंड है और उस लैंड में 15-16 एकड़ ज़मीन में लेकर उसमें बेटियों के लिए कॉलेज बनाना चाहता हूँ जिसमें बेटियाँ पढ़ें। कन्या विश्वविद्यालय आप चाहते हैं? बेटाओं को तो हम विदेश तक पढ़ना भेज देते हैं, लेकिन बेटियों की के लिए आज की डेट में भी ऐसा समय माहौल को देखते हुए माँ बाप को थोड़ी सी चिंता रहती है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी जो कन्या विश्वविद्यालय हैं वो काफ़ी दूर हैं। इस क्षेत्र के आसपास में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है। दूसरा मेरा जो काम था कि क्षेत्र में जो हमारा जो सीवर है, सीवर हर गली में हमारे यहाँ पर सीवर की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सीवर नहीं है। तीसरा जो मेन था
आज की डेट में आप देखोगे कि जो रोडों पर ट्रैफिक ज़्यादा है उसका कारण अगर आप जाम देखते हो मेरे एरिया में सुबह सुबह, तो सब मेट्रो पकड़ने के लिए भगते हैं और सब बदरपुर की तरफ भगते हैं, कोई कालंदी कुंज की तरफ भगते हैं। तो जहाँ 5 लाख लोग रहते हों मेरी विधानसभा में, 3 साढ़े 3 लाख तो मतदाता है, 1 लाख 1.5 लाख बिना मत के भी लोग रहते होंगे, 5 लाख की आवाम में लोग रहते हों, तो वहाँ 2 स्टेशन हर कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जाएगा तो कम से कम उनका जो 30 रुपया सुबह ऑटो में देना, 30 शाम को ऑटो में देना, और फिर उसके बाद रोड पर जाम लगे रहना, कई बार अगर दिक्कत आ जाती तो पैदल भी भरना। तो ये था कि लैंड थी लोगों के पास, कहीं भी बन सकता था। संगम बिहार के ऊपर से मेट्रो जा रही है जी, प्रहलादपुर के यहाँ से जा रही है, तो बदरपुर को भी आप मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ना था। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किया है और आगे चल कर, क्योंकि अभी लग रहा है कि आदरणीय मोदी जी का चुनाव है, आदरणीय बिधूड़ी जी को अब की बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव वो अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो एक डबल विधायक भी उनकी पार्टी का हो जाएगा, सांसद भी हो जाएगा, तो हम इस मांग को भी अच्छे से कर पाएंगे जनता की। आम आदमी छोड़ने के बाद ऐसा मन में क्या विचार आया कि आपका रुख जो है, आपने जो चुनाव किया पार्टी ज्वाइन करने का, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए? क्या भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, या आपको लगता था कि अब हवा भारतीय जनता पार्टी चल रही है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए? नहीं, देखिए, दिल्ली में तो 2 ही दल थे सर। एक तो जब हम गए थे तो राजनीति करने के लिए नहीं गए थे, एक आंदोलन से जुड़े थे, और आंदोलन का प्रारूप बदलते बदलते वो आज जेल तक पहुंच गया। हम दुनिया को भ्रष्ट कहते थे और कहते थे अगर नए का आरोप लगा है तो उसको जब तक त्यागपत्र दे देना चाहिए जब तक वो जांचें क्लियर ना हो, ऐसा बोलते थे हम लोग। लेकिन जब अपने पर आया तो अब सब चीज़ चल रही है कि हम कुछ नहीं, जब तक हमको बिल्कुल कोर्ट ये आइडेंटिफाई नहीं कर देता है कि हमने किया है। तो जिस दल से वो सींचा था, आज आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हो, तो मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, अपने कारोबार छोड़े, अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। जिस वक्त मैं इस आंदोलन में जुड़ा था मेरे 4-4, 3-3 साल के बच्चे थे, 15 साल 12 साल उस आंदोलन को दिए, 3-3 महीने चुनाव लड़े हैं। बहुत सारा चीज़ परिवार का जब आप समय भी देते हो, धन भी खर्च करते हो, और जब आप उस स्थिति में आ जाते हो कि वो पार्टी चलने लगी तो आप उस टिकट को किसी को पैसा लेकर दे देते हो, तो ये चीज़ें बदली। उसके बाद में क्या हुआ, देश में एक ऐसा वो देख रहा हूँ कि एक नेता ऐसा है 500 साल तक, जहाँ हम राम की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम को मानने वालों के देश में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है वहाँ मंदिर के लिए तड़प रहे थे। 500 साल की समय बहुत सारे राजा थे, फिर एक चुनी हुई सरकारें रहीं, लेकिन वहाँ गोलियाँ तो चली, लेकिन भगवान राम को मंदिर नहीं बना मिला, और भगवान राम के मंदिर चाहने वालों को गोलियां मिली। एक ऐसा नेता आया जिसने ना गोली चलने दी, जिसने ना कर्फ्यू लगने दिया, ना 2 समुदायों को बांटने का काम किया, सद्भाव के द्वारा भगवान राम का भव्य मंदिर। नहीं, मगर विपक्ष तो इस बात को कहता है कि राम मंदिर का फैसला जो है वो कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का फैसला हुआ है, और कोर्ट ने जब फैसला लिया कि राम का मंदिर बनना चाहिए तो उसका क्रेडिट भाजपा को या नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए, और वो क्रेडिट जाना चाहिए कोर्ट को कि कोर्ट ने फैसला लिया। तो 73 साल 70 साल या 50 साल उन्होंने शासन किया सर, उस 50 साल के शासन में उनको क्रेडिट ले लेना चाहिए था। ये कोर्ट तो जब भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी था, लोअर कोर्ट भी थी, सेशन कोर्ट भी था, और ये केस कोर्टों में था। अब आप सब समझते हो कि केसों को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कितने दिन तक उसको चलाए रखना है, या उसको लास्ट में जाकर उसको किसी नतीजे पर पहुंचवाना है। ये
कुछ सरकारों का भी, और कोर्ट का क्या है, उसको चला दे रही है। जो 70 साल 75 साल या 55 साल में सरकारों में बैठे हुए लोग उस सनातन के लिए, उस अयोध्या के लिए, उस भारत के लिए भगवान राम का मंदिर नहीं बना पाए, भगवान राम टाट के टेंट में बैठे रहे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज सौभाग्य की बात यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने बिना गोली के, बिना कर्फ्यू के, बिना पत्थरबाजी के 370 और 35 से ख़त्म कर दिया, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहले 2 निशान होते थे, 2 संविधान होते थे। कश्मीर पर सारी चीज़ें कहने को हमारी थी, लेकिन निशान भी दूसरों का था, संविधान भी वो हमारा नहीं मानते थे। आज कम से कम 35 ये लगने के बाद में कश्मीर टू कन्याकुमारी सब हम एक संविधान से चलते हैं। तो ये चीज़ें जो हुई हैं वो भारत के अंदर ये उपलब्धियों में गिना जा सकता है। 370 और 35A का हटना, ये मतलब आप इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपने रुख किया। अभी जैसे आपने संघर्ष और परिवार के विषय में बोला कि मैंने इतना संघर्ष किया है, एक राजनीति को बदलने के लिए हम लोग आए थे, एक आंदोलन से जुड़े, और आपने नौकरी छोड़ी, उसके बाद आंदोलन से जुड़कर लगातार समाज की सेवा कर रहे थे, परिवार ने भी उस कष्ट को देखा है। तो एक आरोप आपके बेटे पर लगा था, कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित आरोप था, जैसा बाद में उसका निर्णय आया। वो क्या ऐसा परिवेश बन गया था, क्या ऐसा आरोप था कि आपके साथ साथ आपके परिवार को भी उस कष्ट के दौर से गुजरना पड़ा, और वो कितने समय तक आपके जीवन में कि रहा वो? देखिए, संघर्ष सिर्फ आप अकेले नहीं करते हो। अगर कोई घर का मुखिया उस संघर्ष के रथ को हाँकता है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास जितने भी उसके परिवार के लोग उससे जुड़े होते हैं वो सब होते हैं। कहने को तो आज से 500-400 साल पहले महाराणा प्रताप ने एक संघर्ष झेला था, तो अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप के साथ उसके बच्चों ने भी झेला होगा, घास की रोटी खाई होंगी। अब यही था कि मैं यहाँ पर जो आदमी टिकट मेरी लेकर आया था उसके सामने मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि मेरा लक्ष्य उस वक्त कुछ भी रहा हो, मेरा लक्ष्य ये था कि मैं आदरणीय केजरीवाल साहब को ये शो करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि टिकट आप किसी को दे सकते हो, लेकिन जीतेगा वही जिसको बदरपुर की जनता चाहेगी। धन से आप टिकट दे सकते हो, लेकिन जीतने के लिए एक नेता ग्राउंड पे जिसने 5 साल मेहनत करी है, आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते। आपने दे दी किसी को और उस नेता को जिसने यहाँ पार्टी को स्टैंड किया उसको ऐसे हटा दोगे तो चलेगा नहीं। उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा, उस चुनाव में मुझे 10-12 हज़ार जो भी वोट मिली, उस कारण से वो कैंडिडेट जो टिकट लेकर आया था वो हार गया। अब कहीं ना कहीं राजनीति में वो उनके परिवार में भी ये था कि इनकी वजह से हम चुनाव हारे, उनके कार्यकर्ताओं में भी था। तो कुछ चीज़ें ऐसी बनी कि उनके बच्चे ने एक मुकदमा दर्ज किया। अब उसमें सच क्या है वो तो कोर्ट बताएगा। उस बच्चे पे जो लगा कि उसने हम उसके बच्चे को एक्सटॉर्शन किया, क्या किया, मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसमें लास्ट में यही आया कि किसी कारण से जब किसी की औलाद पर कोई प्रहार होता है, राजनीतिक प्रहार हो या वैसे हो, तो माँ बाप सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपनी औलाद की वजह से होते हैं। औलाद पे अगर कोई आँच आती है तो माँ बाप टूट जाते हैं। उसी को देखते हुए तो ऐसी परिस्थिति बनी कि वही बेटा जो 22 साल की उम्र का बेटा था मेरा, मुझे उसको अपने हाथों से अपने लोगों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ ले जाकर मुझे उसे थाने में देना पड़ा। मैंने कि आप जांच करिए। जांच करने में पता चला कि वहाँ उसको जेल भेजा गया। वो 5-7 महीने जेल भी रहा। बार बार ये चीज़ें भी आई कि किसी तरीक़ा से समझौता हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझौते पे बात नहीं, तो कोर्ट के अंदर ही वो केस लास्ट में उसमें कुछ निकला नहीं। अभी भी वो कोर्ट में ही है और कोर्ट में कब तक चलेगा वो पता नहीं। लेकिन अगर उसमें मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो शायद उस बच्चे को जेल नहीं जाना पड़ता। अगर उसके फादर को राजनीतिक जीवन का सफ़र नहीं होता तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि
पॉलिटिकली बनाया गया, कुछ पैसे ही सामने वाले से लड़ते हो तो आप, उनके पास तो पैसा है। मैंने 5 साल सेवा से काम लिया है, उन्होंने धन से राजनीति करी है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि चीज़ें दिक्कत में आई और वो बच्चे ने तो कहीं ना कहीं वो आपके मनोबल को और आपके मॉरल को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टारगेट बच्चे को किया। आपके कहने का मतलब शायद यही है। यही है। चुनावों में भी अगर आपने देखा हो, आप पर एक हमला भी हुआ था चुनाव के दौरान, जिस समय आप आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। उस समय आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई। वो क्या कारण रहे? क्योंकि परिवार को भी कष्ट में। नहीं, उसका कारण यही था कि आपको बिना दल के आपको मतलब टिकट नहीं मिली, तो आप किसका लॉस कर रहे हो? पार्टी का लॉस कर रहे हो, एक कैंडिडेट का लॉस कर रहे हो। तो कुछ लोगों में, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसने करवाया क्या करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने 2-3 बार हमारे कार्यकर्ताओं पे भी अटैक किया, किसी तरीक़ा से मोरल को डाउन किया जाए, कार्यकर्ता इसके साथ खड़े नहीं हों। क्योंकि जब आपके पास दल नहीं होता है और जब जीतने की उम्मीद नहीं होती है, तब आपके साथ वही रुकते हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं, अदरवाइज जो कुछ लोग हट जाते हैं। तो उन्होंने भरसक प्रयास किया कि मैं इस चुनाव से आउट हो जाऊं, चुनाव से बाहर हो जाऊं, और इस चुनाव को मैं नहीं लड़ूं। क्योंकि कोई भी आदमी जब इतना पैसा देकर आता है तो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, और जब जीतने में कोई अड़चन आता है तो उसके लिए वो पहले तो उसको धन से खरीदने की कोशिश करता है। जब वो धन से नहीं खरीदा जाता है तो फिर दूसरे हथकंडे लगाता है। ऐसी यहाँ की लोगों की विचारधारा थी। उन्होंने सोचा कि नारायण शर्मा डरा जाएगा, तो पहले तो उसके कार्यकर्ताओं पर अटैक किए, कार्यकर्ताओं के अटैकों को भी बर्दाश्त किया। लास्ट में उन्होंने हमारे ऊपर भी हमला किया, और वो हमला सिर्फ इसलिए किया गया था कि मेरे साथ जो लोग लगे हुए थे उनके अंदर एक भय का हो जाए कि यार जब यही इसी को कैंडिडेट पर ही ये हो सकता है तो हमारा क्या होगा। और उसमें उस थोड़े बहुत कामयाब भी हुए, उसको देखते हुए लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल बना कि जो साथी आपके थे, कुछ साथियों ने साथ भी छोड़ा, कुछ नए भी जुड़े। कुछ भय का माहौल बन गया था कि यार ये तो ठीक नहीं है, अगर ये ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। बशर्ते उस जंग को अधूरी नहीं छोड़ सकते थे हम उसको लड़े, और लड़ने का परिणाम ये रहा कि हम चुनाव तो हारे, लेकिन जो आदमी इतने बड़े दल से चुनाव लड़ रहा था उसको भी वो सीट गंवानी पड़ी। आज वो पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिसने पूरी दिल्ली को लगभग जीता है, इस पूरी लोकसभा में 9 की 10 सीट जीती थी, उसमें उसको 1 सीट हारनी पड़ी, जिसमें आदरणीय रामविद्रोह जी विजयी हुए। जी नारायण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नारायण दत्त शर्मा की राजनीति का आखिर मंजिल क्या है, पड़ाव क्या है, कि जहाँ पर नारायण दत्त शर्मा जी सोचते हैं कि मुझे राजनीति में इस स्तर तक पहुँचना है? कोई मन में विचार तो जरूर होगा कि मुझे राजनीति के इस पायदान तक पहुँचकर अपनी मंजिल पा लेनी है, और यहाँ से मेरी राजनीति अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जो टारगेट अपने जीवन में बनाया था मैं वहाँ तक अचीव कर गया हूँ। देखिए, मंजिल ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं जो सोचूंगा वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ, कहीं ना कहीं मन में तो जरूर होता है कि मेरे को इस स्तर की राजनीति तक पहुंचना है। नहीं, मेरा कोई स्तर नहीं है। मैं एक बार एमएलए बन लिया हूँ, इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ी सोच नहीं रखने वाला आदमी हूँ। लेकिन मुझे इतना लगता है कि जो बदरपुर की आवाम मुझसे प्यार करती है उसके लिए मैं कुछ कम कर पाया हूँ। मेरा जो अब रहा है, जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि मेरे जैसे आदमी को 1 लाख वोट दिए बदरपुर की आवाम ने। मैं 48,000 वोटों से 2015 में विजयी हुआ, और उस वक्त जब मैं आया था जीतकर, पहली क्लास का केजी का स्टूडेंट था पॉलिटिक्स में, तो राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। जिस आवाम ने, जिस जनता ने मुझे अथाह प्रेम दिया, मत के रूप में भी, वैसे वो बहुत प्रेम मिला है मुझे। आज भी मैं विधायक नहीं हूँ तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं कई जन्मों तक अगर इस बदरपुर की जनता की सेवा करता रहूं तो भी शायद मैं नहीं उतार पाऊंगा। मेरा कोई राजनीतिक सोच लेकर मैं इस दिल्ली में नहीं आया था कि मैं एमएलए बनूंगा, ये करूंगा। ये चीज़ें, सब चीज़ें बनती गई। एक आंदोलन हुआ, आंदोलन के द्वारा जुड़ने के बाद एक दल बना, दल के द्वारा
चुनाव लड़ाए गए, चुनाव लड़ने के बाद एमएलए बने गए। एमएलए बनने के बाद में ये दिमाग में आया यार इस जनता ने अथाह प्रेम दिया, इसको कुछ बदले में दिया जाए। लास्ट मोमेंट पे टिकट नहीं रही, अब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के लिए दिन रात काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वफादारी से काम करेंगे, आदरणीय मोदी जी के लक्ष्य के लिए काम करेंगे। जहां बीजेपी बैठा देगी, जहां खड़ा कर देगी, उसके लिए काम करेंगे। ऐसा राजनीति में ये नहीं है कि कुछ मंजिल पानी है, मंजिल सिर्फ ये पानी है जिस वक्त हम जाएं दुनिया से, उस वक्त अपने तो डकौतों को भी रोते हैं, अपने तो सबके रोते हैं भैया आज हमारा कोई चला गया, लेकिन जब हम जाएं तो लोगों को लगे कि यार इसने जो समय जिया औरों के लिए जिया, अपने क्षेत्र की जनता के लिए जिया, अच्छे कर्म करे। मेरा कहने का तात्पर्य है राजनीति सदा किसी को कुर्सी नहीं मिलती है, 5 साल के लिए मिली थी और 5 साल में हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे काम कर पाए अपने आगे की उपलब्धियां वो पार्टी ने निर्णय करना और जनता ने निर्णय करना है। जनता भगवान होती है और पार्टी माँ होती है, दोनों के बीच का खेल है, बाकी नसीब का खेल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण दत्त शर्मा जी आपका। ये थे नारायण दत्त शर्मा जो कि पूर्व में विधायक रहे बदरपुर से। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ करेंगे। आप बने रहें और देखते रहें भारत एक खोज।